कॉमसेट्स का QMS है, मे बी आपका QMS या ऑर्गेनोग्राम डिफरेंट हो। ये आपकी इंस्टीट्यूशन का एक ऑर्गेनोग्राम है जो कि बताता है कि स्ट्रेटेजिक लेवल क्या है, टेक्निकल लेवल क्या है और ऑपरेशनल लेवल क्या है। हम बात कर रहे हैं डिपार्टमेंटल हायरार्की की। डिपार्टमेंट में आपकी हर कमेटी जो है वो नोटिफाई होनी चाहिए, हर कमेटी के TORs बने होने चाहिए। ये सिस्टम, इसके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फायदे दोनों बहुत ज्यादा हैं। हर बंदा ऑन बोर्ड होता है, हर बंदे को पता होता है उसकी क्या जिम्मेदारी है, उसके क्या TORs हैं, हर बंदा उन TORs को फॉलो करता है। भूलने का या परेशान होने वाला जो एलिमेंट है, इट एब्सोल्युटली गोज अवे फ्रॉम योर डिपार्टमेंट, क्योंकि हर कमेटी को पता होता है यार मैंने ये करना है, मैंने ये करना है। और आप उस कमेटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि वो कमेटी अपना फोल्डर मेंटेन करें। जिसमें फॉर एग्जांपल हम CQIC वाले, हमारे TORs में है कि हमने फैकल्टी की ट्रेनिंग करानी है हर सेमेस्टर में। हमने OBE की उनको एक काइंड ऑफ रिमाइंडर, याददाश्त, मेमोराइजेशन, जो मर्जी कह लें, लेकिन कुछ ना कुछ हमने जरूर करवाती। हमने लाइट वालों को ट्रेनिंग करानी है, हमने एग्जाम पेपर्स को मॉडरेट करना है, हमने उसके अलावा जितनी कमेटीज हैं उनके फोल्डर का ऑडिट करना है, हमने हर कोर्स फोल्डर का एट द एंड ऑडिट करना है। ये 3-4 मेरी CQIC के TORs बने हुए हैं और हर कमेटी के जो TOR है वो चेयरमैन साहब से अप्रूव्ड है। ऐसा नहीं कि मैं कुछ भी जो है वो लिख दूं TOR में और वो मैं करता फिरूं। आप TORs बनाते हैं, TORs आपके जो डिपार्टमेंट की कमेटी है, जो भी सीनियर बंदों ने कमेटी का नाम दिया हुआ, हम उसे डाक कहते हैं, डिपार्टमेंटल एकेडमिक रेगुलेटरी कमेटी, वो अप्रूव करती है। वो TORs अप्रूव हो गए, अब आपने वो TOR जो है फॉलो करना ही करना है। ठीक है, आपने जो TORs में लिखा है, जो आपकी ड्यूटीज असाइन हुई हैं, जो आपकी JDs हैं, जॉब डिस्क्रिप्शंस हैं, आपने उनको एज सच फॉलो करना है। और जो जो आपने किया है उसकी हार्ड फॉर्म जो है वो आपने फोल्डर में लगाते जाना है। बाय द वे, इस दफा हम सॉफ्ट फोल्डर में मूव कर गए हैं। अब हम हार्ड में फोल्डर नहीं बनाते, हम सॉफ्ट में फोल्डर बनाते हैं। स्कैन करके सॉफ्ट में एक फाइल बनाई जाते हैं। अब 6 अप्रैल को हमने कोर्स फोल्डर ऑडिट, सॉरी कमेटी फोल्डर ऑडिट रखा हुआ है। कोर्स फोल्डर ऑडिट हमने पिछले सेमेस्टर का 2 हफ्ते पहले किया। तो हर फोल्डर का आप ऑडिट करते हैं। इससे फायदा क्या होता है? इससे फायदा ये होता है कि आपको अपनी कमियां कोताहियां खुद ही पता चल जाती हैं। PEC आकर जो आपके फोल्डर खंगालेगी और परेशानी निकालेगी, वो आप पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं। इस पे कोई कत्ल की सजा नहीं है। देखें, हर बंदा इंसान है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गलती हो जाती है। हम फोल्डर के ऑडिट पर फॉर्मा लगाते हैं कि यार ये मसले आए हैं, नेक्स्ट टाइम देखें जिस फोल्डर में जो करंट सेमेस्टर में हो गया हम उसको चेंज नहीं कर सकते, इसका तज़किरा हम आगे भी करेंगे। वो चेंजेस इंप्लीमेंट होती है नेक्स्ट सेमेस्टर से, आइदर कोर्स फोल्डर और कमेटी फोल्डर। जो भी कमियां कोताहियां रह गई हैं, जो भी रिसोर्स पर्सन है, ही और शी इज एडवाइज्ड कि भाई मेक श्योर नेक्स्ट टाइम ये चीज ना हो। अब वो जो ऑडिट परफॉर्म है वो अगले सेमेस्टर का स्टार्टिंग पॉइंट बनता है। आपको पता चल जाता है कि ये मसले थे, अब नेक्स्ट टाइम आई विल इंश्योर कि ये ना हो। तो डिपार्टमेंट की हायरार्की बनाना, टीम्स डेडिकेट करना, उनके TORs बनवाना, अप्रूव करना और फोल्डर मेंटेन करना एक बहुत हेल्दी एक्सरसाइज है, जिससे आपको बेतहाशा एक डायरेक्ट फायदे जो मैं आपको PEC के बता रहा हूँ और इनडायरेक्ट फायदे भी जो है ना वो होंगे। अब ये हायरार्की बना ली तो इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना जो है ये सीनियर बंदों का काम होता है। जिस तरह फॉर एग्जांपल, अब कोई भी मसला जो रिसर्च से रिलेटेड है ना, कोई भी क्यूरी हायर अप से आती है, कोई डेटा लेना है, फॉर एग्जांपल पेपर कितने पब्लिश किए, तो HOD साहब को पता होगा कि यार मैंने किस बंदे को फोन करना है, मैंने किस बंदे को क्यूरी फॉरवर्ड करनी है। अब वो किसी भी सूरत में ये क्वालिटी एश्योरेंस मेरे पास नहीं, वो ईमेल आएगी, वो ईमेल आएगी इसके पास, रिसर्च वाले के पास। इसी तरह अगर आपके पास एकेडमिक्स से रिलेटेड कोई क्यूरी आई है तो HOD साहब रेलेवेंट बंदे को फॉरवर्ड करेंगे। ये हायरार्की आपके सामने है। अगर कोई एकेडमिक्स वाले के पास आई है, अब एकेडमिक्स वाले के पास आई है तो किस लिहाज से आई है, आपके पास अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम कमेटी के पास आई है तो उस बंदे को फॉरवर्ड कर दें। अगर फाइनल ईयर डिजाइन प्रोजेक्ट के हवाले से है तो वो उसको फॉरवर्ड कर दें। अगर करिकुलम रिव्यू कमेटी के हवाले से कोई क्यूरी आई है तो उसको फॉरवर्ड कर दें। तो ये आपके पास बड़ी जबरदस्त एक सिस्टमैटिक फ्लो बन जाता है कि आपने ऊपर से नीचे कैसे आना है। और फिर उस बंदे ने, करिकुलम वाला जो कन्वीनियर है, सॉरी जो इंचार्ज है, सॉरी, वो अपने एकेडमिक्स के इंचार्ज को भेजेगा रिपोर्ट और एकेडमिक्स के इंचार्ज जो है वो HOD साहब को भेज देंगे। अब जिस तरह हम जो है वो क्वालिटी एश्योरेंस के अंदर आते हैं, मुझे कोई भी क्यूरी आएगी
तो मैं क्वालिटी एश्योरेंस के इंचार्ज को भेजूंगा, और क्वालिटी एश्योरेंस वाले जो है वो डायरेक्ट एचओडी साहब को या चेयरमैन साहब को भेज देंगे। तो सिस्टम आपका बड़ा जबरदस्त बन जाता है अगर आपके पास डिपार्टमेंटल हायरार्की एग्जिस्ट करती हो। हम बात करते हैं इम्प्लीमेंटेशन की, ओबीई की। हमारे पास कोई भी चीज जो शुरू होती है वो इंस्टीट्यूट के विजन और मिशन से स्टार्ट होती है। जो विजन होता है वो लॉन्ग टर्म होता है, उसकी कोई टाइम नहीं होती। अगर मैं थोड़ा सा अगली स्लाइड पे भी चला जाऊं, जो मिशन है वहां से आपका स्टार्ट होता है कि आपने अगले 5 साल में या 10 साल में क्या अचीव करना है। जो विजन होता है वो अनलिमिटेड टाइम के लिए होता है, वो इन्फिनिटी टाइम के लिए होता है। अब आपके मिशन के मुताबिक आप अपने प्रोग्राम एजुकेशनल आउटकम्स जो हैं वो डिफाइन करते हैं, और जब आप पीओज डिफाइन कर रहे होते हैं तो इसमें सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं। अब इसमें स्टेक होल्डर्स कौन कौन से आते हैं? इसमें स्टेक होल्डर्स आएंगे आपके एम्प्लॉयर्स। एम्प्लॉयर्स की फीडबैक आपको कहाँ से मिलेगी? दो तरह से मिलेगी। एक आपको मिलेगी आईएबी की मीटिंग के दौरान, इंडस्ट्रियल एडवाइजरी मीटिंग के दरमियान, और दूसरा आप एम्प्लॉयर फीडबैक फॉर्म डेवलप करते हैं। आप एम्प्लॉयर से फॉर्मल फीडबैक लेते हैं कि भाई ये हमारे पीओज हैं, आप क्या समझते हैं, ठीक है या नहीं है। उन पीओज की गाइडलाइंस में आप पीएलओज बनाते हैं, ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स बनाते हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा एक वो इशू है, और वो थोड़ा सा इशू ये है कि फिल वक्त हम सारे के सारे पाकिस्तान में वही ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स फॉलो कर रहे हैं जो कि पीईसी ने डिफाइन किए हुए 12। साथ साहब आप भी 12 ही पीएलओस फॉलो कर रहे हैं। जी सर, वही हाँ। 12 भी हो। अब यहाँ पर कंफ्यूजन ये है कि ग्रेजुएट एट्रीब्यूट जो वाशिंगटन अकॉर्ड ने डिफाइन किए हुए हैं ना, वो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं। चूंकि हम उन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स को एज सच अपना लेते हैं तो हम उनको नाम दे देते हैं पीएलओस का, जबकि वो बेयर मिनिमम या थ्रेशहोल्ड है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, हम ये महीना डेढ़ पहले की बात है, हम बात कर रहे थे कि हम अपने बच्चों में एक चीज जो नहीं इम्पार्ट कर रहे वो एम्बिशन है। ये एक इनडायरेक्ट ग्रेजुएट एट्रीब्यूट होगा, और ये एक जस्ट रैंडम थॉट थी जो हमने अपनी सीक्यूआईसी में डिस्कस की कि किसी लेवल पर जाकर हमें जो एम्बिशन या जो क्रिएटिविटी है उसका एक अलग पीएलओ इंट्रोड्यूस करना चाहिए। अब उनको मेजर कैसे करना है, असेस कैसे करना है, वो एक ऑल टुगेदर अलग बात है। लेकिन वो 12 पीएलओ जब हम देख रहे थे, और देखते हुए 4-5 साल हो गए हमें, क्योंकि हमारी वर्किंग इससे पहले ड्यूल डिग्री प्रोग्राम की वजह से ना, हमारी आई केमी की क्रेडिटेशन के लिए हम जा रहे थे इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग, जो कि यूके की बॉडी है, जस्ट लाइक हमारी पीईसी है। तो वो भी उनका सिस्टम इससे भी रिजिड है, इससे भी वो हार्ड लाइनर है। तो वहां पर भी हमने ये काम किया 2016 में। तो हमें 4-5 साल हो गए ये चीजें देखते हुए। तो ये चीज हमें नजर आई कि हम अपने बच्चों में एक एम्बिशन और एक क्रिएटिविटी जो है वो नहीं इम्पार्ट कर पा रहे। तो मॉरल ये है कि जो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं उसमें आप प्लस कर सकते हैं, ये मिनिमम है। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि जो आपके पीएलओज है ना, वो आपने अपने प्रोग्राम के मुताबिक ढालने होते हैं। मतलब क्या हुआ? जो वाशिंगटन अकॉर्ड डिफाइन करता है वो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंजीनियरिंग डिसिप्लिन। फॉर एग्जांपल, पहला ग्रेजुएट एट्रीब्यूट है इंजीनियरिंग नॉलेज। ठीक है। अब अगर इंजीनियरिंग नॉलेज केमिकल इंजीनियरिंग वाले कर रहे हैं तो वो केमिकल इंजीनियरिंग की इंजीनियरिंग नॉलेज की बात करेंगे। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के मुताबिक बात करेगा। तो वाशिंगटन अकॉर्ड ने अगेन ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स दिए हुए हैं जो कि जनरलाइज्ड हैं, जो कि जेनेरिक हैं। आप अगर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज को देखें तो उन्होंने अपने पीएलओस को डिफाइन किया हुआ है। जब आप अपने पीएलओस डिफाइन करते हैं, और इस दफा हमने भी अपने पीएलओस डिफाइन कर दिए, हमने अपने 12 पीएलओस बनाए हैं जो कि एसेंशियली जिनकी जो एसेंस है, जो रूह है, वो वही एट्रीब्यूट्स हैं जो कि वाशिंगटन अकॉर्ड ने डिफाइन किए हैं। लेकिन वी हैव काइंड ऑफ स्पेसिफाइड देम अकॉर्डिंग टू केमिकल इंजीनियरिंग। हमारे पीएलओज में अब आप हाली इंजीनियरिंग नॉलेज का जिक्र नहीं देखेंगे या हाली डिजाइन की जिक्र नहीं करेंगे, देखेंगे। हम कहते हैं कि बच्चे में केमिकल इंजीनियरिंग का नॉलेज जो हम इम्पार्ट करेंगे, या जो बच्चा डिजाइन करेगा वो केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड इक्विपमेंट को डिजाइन करेगा, केमिकल इंजीनियरिंग रिलेटेड कॉम्प्लेक्स इंजीनियरिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन वो क्रिएट कर सकेगा। तो ग्रेजुएट एट्रीब्यूट्स और पीएलओज में, प्रोग्राम लर्निंग आउटकम्स में थोड़ा सा फर्क होता है। और आई थिंक हम अब आहिस्ता आहिस्ता ओवरऑल वो लेवल आ रहा है
कि हम एट्रीब्यूट्स को अपने मुताबिक कस्टमाइज कर सकें। ठीक है जनाब। फिर पीएलओस के नीचे हमारे पास सीएलओस आ जाते हैं। हर कोर्स के हम अलग सीएलओस बनाते हैं। फिर उनकी असेसमेंट होती है ऑफ अटेनमेंट लेवल के, आपने कितनी अटेनमेंट की है। अटेनमेंट हर एक का लेवल डिफरेंट है, ईयर वाइज है, 4 साल का साइकिल है, 8-9 साल का साइकिल है, लेकिन असेसमेंट हर सेमेस्टर वाइज होती है। ये हम देखते हैं। और फिर कितनी आपकी अटेनमेंट पूरी हुई है, नहीं हुई, ये एंड पे इवैल्यूएशन आ जाती है और उसके मुताबिक आप फिर सीक्यूआई करते हैं। ये सीक्यूआई आपकी पीएलओस की भी होती है और पीईओस की भी होती है। ये स्लाइड दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें 2 बातें हैं जो कि मैं अगली स्लाइड पे भी आपसे ज़िक्र करूँगा कि आप मिशन के मुताबिक पीईओस बनाते हैं, पीईओस के मुताबिक आप पीएलओस बनाते हैं और पीएलओस के मुताबिक आप सीएलओस बनाते हैं। यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब डेवलपमेंट हो रही होती है करिकुलम की, तो पहले आप पीओस के मुताबिक पीएलओस बनाते हैं और पीएलओस के मुताबिक सीएलओस बनाते हैं। हमारे यहाँ कंफ्यूजन ये है कि एग्जिस्टिंग कोर्सेज के मुताबिक आप सीएलओस को डिफाइन कर रहे होते हैं। ओबी ये नहीं कहती। आप प्रोग्राम के एजुकेशनल आउटकम्स बनाते हैं, उसके बाद आप पीएलओस बनाते हैं एंड टू अचीव दोस पीएलओस आप सीएलओस बनाते हैं। ठीक है। मुझे लगता है ऑल ओवर द पाकिस्तान अभी भी साल 2 लगेंगे बिफोर वी रियलाइज कि हमें ओबीई के मुताबिक स्कीम जो है वो बनाने की जरूरत है, ना कि अपने एग्जिस्टिंग कोर्स कंटेंट्स के मुताबिक हम सीएलओस को डिफाइन करें। इसकी मिसाल क्या हुई? इसकी मिसाल ये हुई, देखें यूके में इंडस्ट्री ना होने के बराबर है। ठीक है। इंडस्ट्री का मतलब जो प्लांट्स हैं, यूके जिस वक्त चल रहा है वो सर्विस इंडस्ट्री पर चल रहा है। इमेजिन करें कि अपने सीएलओस में वो इंश्योर ही ना करें कि आपके बच्चे को सर्विस इंडस्ट्री का पता हो। हमारे बच्चों को पता होता है फॉर एग्जांपल फर्टिलाइजर का, फॉर एग्जांपल रिफाइनरीज का, सीमेंट का। हम बड़ी टेक्निकल बातें कर रहे होते हैं। उसकी वजह भी ये है कि हमारे मुल्क में सर्विस इंडस्ट्री ना होने के बराबर है, कंसल्टेंसी ना होने के बराबर है ना। तो इमेजिन करें अगर अब यूके वाले भी वही करिकुलम पढ़ाना शुरू करते हैं जो कि हम पढ़ा रहे हैं, उनके बच्चों को तो फिर जॉब नहीं मिलनी। तो उनका एक लार्जर चंक जो है वो सर्विस इंडस्ट्री की तरफ इंक्लाइंड होना चाहिए। या आप गौर करें कि जो एडवांस वर्ल्ड है वो तो उनका जो एक क्रिएशन का लेवल है, जो डेवलपमेंट ऑफ सॉल्यूशन का लेवल है, छठा आपके पास कॉग्निटिव डोमेन का लेवल है और थर्ड आपका पीएलओ है। और हमने ये देखा है न्यूयॉर्क स्टेट यूनिवर्सिटी की, अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, वो लगता है कि वो एनर्जी इंजीनियरिंग ज्यादा है, केमिकल इंजीनियरिंग कम है। तो हर जो जियोग्राफिक पोजीशन है उसके मुताबिक आपके सीएलओस बदल जाते हैं और आप फिर उन सीएलओस के मुताबिक अपना करिकुलम पढ़ाएंगे ना। तो हम जब डेवलपमेंट कर रहे होते हैं तो वो टॉप से बॉटम होती है, लेकिन जब असेसमेंट की बारी आती है तो वो बॉटम से टॉप की तरफ होती है। आप पहले सीएलओस को असेस करते हैं, सीएलओस की बेस पर आप पीएलओस को असेस करते हैं और पीएलओस की बेस पर आप पीओस को असेस करते हैं। ठीक है। ये एक मेजर फर्क है। जो डेवलपमेंट है वो टॉप से बॉटम है और जो असेसमेंट है वो बॉटम से टॉप।